नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं जातीय जनगणना के बारे में। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो आज़ाद भारत में हमेशा से चलता रहा है। और जातीय जनगणना की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब यही हो जाता है कि लोगों की जाति के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा करना, जाति से संबंधित उनके आंकड़े इकट्ठा करना, इसे ही हम जातीय जनगणना कहते हैं। बात करें जातीय जनगणना की तो जातीय जनगणना के बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। फायदे क्या है जातीय जनगणना के? फायदे की बात की जाए तो जातीय जनगणना अगर करवाई जाएगी तो हमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कौन सी जातियां पिछड़ी हुई है इस बात का हमें पता चल पाएगा और अपन लोग सही तरीके से योजना बना पाएंगे। जो सरकार है वो सही तरीके से योजना बना पाएगी और सही तरीके से काम कर पाएगी। तो ये है पहला फायदा। दूसरी बात, संसाधनों का वितरण किस तरीके से हो रखा है, आर्थिक दृष्टि से कौन सी जातियां पिछड़ी हुई है और कौन सी जातियां आगे बढ़ी हुई है, इस बात का हमें पता चल पाएगा। तो बहुत सारे इसके फायदे हो जाते हैं तो नुकसान भी हो जाते हैं। नुकसानों की बात की जाए तो नुकसान क्या होगा? अगर जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करवाए जाते हैं तो दंगे फसाद होंगे, छोटी छोटी पार्टियां बन जाएगी और वो पार्टियां जो है वो केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके विरोध में यदि खड़े हो जाते हैं तो केंद्र के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उनके लिए रोड़ा बन जाएगा सरकार बनाने का। तो ये जो है मुद्दा, ये बहुत गर्म मुद्दा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जातीय आधार पर जनगणना लास्ट बार जो करवाई गई थी ना, वो करवाई गई थी 1931 में। लास्ट बार 1931 में करवाई गई थी और उसके बाद में जो 1941 में करवाई गई थे तो उसके आंकड़े इकट्ठे भी नहीं किए गए थे और जो जनगणना करवाई गई थी वो भी ढंग से नहीं करवाई गई थी, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। जो हमारी सरकार हुआ करती थी वो युद्ध में बिजी थी। तो ये थी 1940 की बात, 1941 की बात। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में 1824 वो डेट आती है जिस समय जनगणना करवाई गई थी। फिर 1827-28 में बनारस में करवाई गई थी और 1824 में जो करवाई गई थी वो इलाहाबाद में जनगणना करवाई गई थी। जातीय आधार पर अगर जनगणना की बात की जाए तो हमारे 1872 से देखने को मिलता है। 1872 से लेकर के 1941 तक जातीय आधार के जो पर जनगणना करवाई गई उसके आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, पर विवाद चलता रहा है जातीय आधार पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। आज़ाद भारत में 1951 में यह एक मुद्दा चला था जिसके बाद में काका कालेलकर मंडल आयोग, फिर बाद में वीपी सिंह ने इस मंडल आयोग की रिपोर्टों को जारी कर दिया था। उसके बाद में झगड़े फसाद चलते ही रहे हैं जातीय आधार पर जनगणना को लेकर। 1931 के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे और इसी के आधार पर मंडल आयोग बनाया गया था एक, कि भाई जो जातीय आधार पर जनगणना तो अपन नहीं करवा पा रहे लेकिन आंकड़े इकट्ठे कीजिए ताकि योजनाएं बनाई जा सके। कौन कास्ट के लोग नीचे दबे हुए, कौन सी जाति के लोग निचले तबके के लोग हैं, इनका तो कम से कम पता चलाओ ताकि उनके लिए सही काम किया जा सके, उनको शैक्षणिक स्तर पर आरक्षण दिया जा सके, उनको सामाजिक स्तर पर आरक्षण दिया जा सके, उनको राजनीतिक स्तर पर आरक्षण दिया जा सके, उनको ऊपर उठाने का काम किया जा सके। तो इसलिए नौकरियों में उनको आरक्षण दिया जा सके। तो इसलिए जो है वो 1982 में मंडल आयोग बनाया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी उस समय, और उस समय जो मंडल आयोग बनाया गया था उसके जो अध्यक्ष रखे थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें बीपी मंडल के नाम से जाना जाता है, उनको बनाया गया था। तो बीपी मंडल ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी संख्या 52% है तो उनको 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद के हाथ बंधे हुए थे, वो 52% आरक्षण की बात नहीं कह सकते थे क्योंकि उनको कानून का उल्लंघन नहीं करना था। कानून का उल्लंघन किस तरीके से? तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था 1962 में बालाजी बनाम मदुरई सरकार का, मिस्टर बालाजी बनाम मदुरई सरकार का एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में 1962 में।
अब 1962 में जो केस गया था ना, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि 50% से ऊपर आरक्षण दिया जाता है तो जो योग्य लोग हैं उनके साथ में धोखा किया जाएगा, जो योग्य विद्यार्थी है, जो योग्य व्यक्ति है, उनके साथ में धोखा किया जाएगा। तो इसलिए 50% आरक्षण पर सीमा लगा दी गई थी कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब 1980 में जब बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस समय उन्होंने सोचा कि 52% देना चाहिए, लेकिन दे नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 27% आरक्षण दिया, क्योंकि 22.5% तो ऑलरेडी SC और ST कैटेगरी को दिया जा चुका था। तो इस तरीके से 27% आरक्षण की बात बीपी मंडल ने कही, 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी उन लोगों ने, लेकिन 10 सालों तक इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। और फिर 1990 में वीपी सिंह की सरकार जो थी उसने निर्णय लिया कि जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है उस पर अमल किया जाए, उस पर जो भी काम करना है वो हमें करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, इस पर काम किया और एक आदेश जारी किया, और आदेश के तहत उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने इस मंडल आयोग के आधार पर उनको ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण दे दिया, और ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो कैटेगरी है उन लोगों को 10% आरक्षण की बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था ऑलरेडी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन ईबीसी को 10% दे दिया और ओबीसी को 27% दे दिया, और हमारे हो जाता है SC ST कैटेगरी की बात तो SC ST कैटेगरी को 22.5% दे दिया गया। इस तरीके से 50% से ऊपर आरक्षण जाने लगा। तब ये जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो इस मुद्दे को लेकर जाती है उनका नाम इंदिरा साहनी है, जो कि एक दिल्ली की पत्रकार थी। तो दिल्ली की पत्रकार के द्वारा यह जो इंदिरा साहनी के द्वारा यह केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर यही निर्णय देते हैं कि जो भी बात कही गई है, आदेश जारी किया गया है, उसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, 27% आरक्षण दे सकते हैं, और ईबीसी को जो गलत दिया गया है आरक्षण उसको हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कह दिया गया था कि ये 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बात दोहराई थी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी कैटेगरी है उसमें से क्रीमिलियर लोगों को निकाल दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम लागू कर दिया। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम मतलब यदि इस साल भर्ती नहीं करवाई जाती है, इस साल यदि सीटें खाली रह जाती है किसी भी कॉलेज वगैरह में, जो भी सिस्टम है जहाँ पर भी आरक्षण दिया गया है 27%, तो वहाँ पर यदि सीटें खाली रह जाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होगा, अगले साल उसको काउंटिंग कर लिया जाएगा, लेकिन 50% से ऊपर नहीं होगा, 50% के अंदर ही होगा। यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में। तो इन बात को मान लिया गया। फिर 2006 में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संस्थान है, उनके अंदर भी आरक्षण दे दिया गया। फिर 2010 में बीजेपी की सरकार और विपक्षी जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने, कांग्रेस उस समय सरकार बना करके बैठी थी, 2010-11 की बात है। तो उस समय बीजेपी की सरकार के लोग जो थे उन नेताओं ने भी इसके पक्ष में बात कही कि जातीय जनगणना करवानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव है और भी बहुत से नेता हैं जो लोग इस पक्ष में थे कि जातीय आधार पर जनगणना करवाई जाए, और उन लोगों ने करवा कर ही माने। 2011 में जातीय आधार पर जनगणना करवाई गई, आंकड़े इकट्ठे किए गए, बाद में इन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। बताया जाता है कि जो 2011 में आंकड़े इकट्ठे किए गए थे जाति के आधार पर, उन आंकड़ों में बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्या थी? बताया जाता है कि आज़ाद भारत में तो जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया है वो पहली बार किया गया है, उससे पहले 1931 वाला था। तो 1931 के समथिंग बात करें तो 4-5 हजार जातियां जो थी वो हुआ करती थी। ठीक है, जब 2011 में वापस आंकड़ा इकट्ठा किया था ना, तो उस समय 46 लाख जातियां भारत में थी। यह बहुत मुद्दा हो जाता है कि भाई इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसके वजह से इसको लागू नहीं किया गया। और इसके पीछे वास्तव में क्या रीजन था? क्या कमियां ही थी या फिर जानबूझ करके इसको रोक दिया गया? इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं की गई है।
बाद में सरकार बदलती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, तो उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी एक बार तो काम करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो उन लोगों ने भी मना कर दिया और एक आयोग बनाया गया था 2017 में, रोहिणी आयोग। और रोहिणी आयोग की बात की जाए तो इस पे रोहिणी आयोग इसलिए बनाया गया था कि ओबीसी के अंदर कितनी जातियां हैं इसका पता लगाया जाए और किन के पास में 27% का आरक्षण जा रहा है ये पता लगाया जाए। जब इस बात पे 2017 में बात की गई, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो रिपोर्ट में यह निकला कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी लगभग 2600 उपजातियां हैं और 2600 उपजातियों में से कुछ ही ऐसी जातियां हैं जिनको 27% आरक्षण मिल रहा है। तो यह गलत तरीके से आरक्षण का भी जो दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, तो उन लोगों को निकालना चाहिए, उन लोगों को ओबीसी कैटेगरी से बाहर करना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं, 2600 बताई जा रही है, तो 2600 में से कितने लोग ऐसी जातियां के होंगे जो 27% आरक्षण लेते हैं। तो 2600 में से बहुत सी ऐसी जातियां रह जाती है जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, उनके शैक्षणिक संस्थानों में भी उनको कुछ नहीं मिला है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक हर स्तर पर वो लोग पिछड़े हुए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी कमियां हैं जो जाति के आधार पर यदि आंकड़े इकट्ठे करवाए जाएंगे तो बहुत सारे आंकड़े हमें यह देखने को मिलेंगे कि उसमें सरकार नीतियां थोड़ा ढंग से बना पाएगी और कुछ लोगों की गद्दियां भी चली जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हो रखा है, तो उनका छीना जाएगा और निचले तबके के लोगों को दिया जाएगा। तो ये सिस्टम होगा। तो ये है जातीय जनगणना का मुद्दा जिसके बारे में हमेशा से विवाद चला रहता है। जाति के आधार पर जनगणना कुछ नहीं करना, केवल जाति का एक कॉलम जोड़ देना है और उस कॉलम के अंदर कुछ जाति से संबंधित सवाल और कुछ आर्थिक से स्थिति से संबंधित सवाल लोगों से पूछ लिए जाएंगे और वो आंकड़ा हमारा जातीय जनगणना का हो जाएगा। 2025 में जनगणना की बात कही जा रही है, देखते हैं कि जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करवाए जाते हैं या नहीं। बीजेपी की सरकार जो है इसके विपक्ष में खड़ी है, वो जाति के आधार पर जनगणना नहीं करवाना चाहती। धन्यवाद दोस्तों, ये है हमारा आज का जातीय जनगणना का टॉपिक।